देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर के अंदर भी हम ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे। ब्रांच कितनी है एग्रीकल्चर की, कौन कौन सी ब्रांच है, इसमें क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की जो मेन ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, होम साइंस, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उनकी हर एक की डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, उनको एक एक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं एग्रीकल्चर क्या है, फिर ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर समझते हैं। तो हेडिंग डाली जाए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ब्रांचेज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में को तोड़ोगे तो दो शब्दों में टूट जाएगा, एगर प्लस कल्चरा। एगार का मतलब होता है क्या बताओ, सॉइल। एगार का मतलब है सॉइल। एगार का मतलब क्या है रे, सॉइल। और कल्चरा मतलब है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। दोनों को इकट्ठा करोगे तो क्या कहोगे, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल is known as agriculture। एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया रे, लैटिन ओरिजिन का। सर ये लैटिन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, लैटिन में ही क्यों लेते हैं। देखो लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब होता है मृत भाषा है, जिसके पर्यायवाची अर्थ नहीं निकलते एक के। जैसे हमारे यहाँ पे सूरज को सन, सूर्य, रवि, दिनकर, बहुत सारे नाम है एक ही चीज़ के ऐसे। पर वहाँ पे जो लैंग्वेज है लैटिन, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का एक ही मतलब निकलता है, इसलिए उसी में यूज़ करते हैं। क्योंकि हर एक कंट्री में, अलग अलग कंट्री में जाओगे तो नाम बदलते रहेंगे, ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं, लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि एक डेड लैंग्वेज है। तो ये ओरिजिन कहाँ से है इसका, ये लैटिन ओरिजिन की है। कहाँ से आई है ये, ड्राइव फ्रॉम लैटिन। और लैटिन का मतलब समझ के लैटिन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेड लैंग्वेज है और इसमें लिखने से फायदा हो जाता है कि उसके अनेक अर्थ नहीं निकलते, एक ही अर्थ निकलता है एक चीज़ का। अरे समझ में आ गया क्या, लैटिन से, ड्राइव फ्रॉम लैटिन। अरे समझ में आया क्या सभी को, लैटिन से ड्राइव किया गया है। अब एग्रीकल्चर सर होता क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर को अगर डिफाइन करें तो ये एक साइंस या आर्ट है जो कि बनाई गई है किसी भी क्रॉप को पैदा करने के या लाइव स्टॉक के लिए, फॉर इकोनॉमिक पर्पज के लिए। इकोनॉमी मतलब अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमन ने इसको बनाया है। ठीक है, देखो लिखेंगे एग्रीकल्चर इज ए साइंस, एग्रीकल्चर इज साइंस, और आर्ट भी कह सकते हैं, एंड आर्ट कला है, टू प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब समझते हो रे, फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, या तो फसलों की खेती, फसलों को प्रोड्यूस करना, या लाइव स्टॉक का मतलब होता है जितनी भी एनिमल्स को पालतू बनाना, डोमेस्टिक, जैसे गाय, भेड़, बकरी, बफेलो, इनको पालतू बनाने को लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये एग्रीकल्चर में आती हैं सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। एगर मतलब सॉइल होता है, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो साइंस या आर्ट है जिसमें प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को या लाइव स्टॉक को फॉर इकोनॉमिक पर्पज, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब हम स्टडी कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो हेडिंग डाल दी जाए ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें जो पहली ब्रांच है वो आएगी एग्रोनॉमी। क्या आएगी रे, एग्रोनॉमी। ये क्या होती है एग्रोनॉमी, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर लिखवाते हैं। एग्रोनॉमी फर्स्ट ब्रांच, ये ग्रीक वर्ड है भाई, ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन नहीं है। ये एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो कि मदर ब्रांच मानी गई। एग्रीकल्चर की मदर ब्रांच की जब पूछ लिया जाए तो कह देना एग्रीकल्चर इज द मदर ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर।
ठीक है। मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोज मीन होता है फील्ड और नॉम्स मतलब होता है मैनेजमेंट। फील्ड की मैनेजमेंट को एग्रोनॉमी कहा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे सर हम? एग्रोनॉमी में क्या पता चलेगा? बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, जैसे फोडर के लिए कौन सी क्रॉप की जरूरत है, फाइबर के लिए कौन सी क्रॉप की जरूरत है, फूड के लिए कौन सी क्रॉप की जरूरत है, कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, शुगर के लिए कौन सी क्रॉप की जरूरत है, ऑयल सीड के लिए क्या क्रॉप होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी स्टडी करना, फाइबर के लिए स्टडी करना, फोडर के लिए स्टडी करना, फूड के लिए क्रॉप को स्टडी करना, ये सब किस में आता है? एग्रोनॉमी में आता है। एग्रोज, एग्रोज मतलब क्या है रे? एग्रोज मतलब है मीनिंग क्या आगा? फील्ड। सबसे पहले तो लिखें स्टार लगा के एक लाइन, मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी क्या है? मदर ब्रांच है एग्रीकल्चर की। इसमें अब दो शब्दों में तोड़ा जाए इसको, और दूसरी बात ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से ड्राइव किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्रोज को तोड़ोगे, एग्रो प्लस नोमस, एग्रोज मतलब बताना रे, एग्रोज मतलब क्या होता है बताओ? एग्रोज मतलब बोलो फील्ड। क्या होता है? फील्ड, फील्ड सर। और इसका मतलब होता है मैनेज। तो हम दोनों को मिला के ये कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज, is known as एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होती है? मैनेजमेंट होती है फील्ड की, मैनेजमेंट को कहा जाता है। तो इसमें स्टडी क्या करते हैं? एग्रोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप्स, study of various type of crop, like food crop, fodder crop चारे के लिए, फाइबर क्रॉप, ऑयल सीड, शुगर एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करें, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। तो आज के बाद हमें दो चीज़ें समझ में आई। एक तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो कि डेड लैंग्वेज है, वहाँ से उठाया गया है। एगार मतलब सॉइल होता है, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो साइंस या आर्ट है जिसके अंदर हम लाइफ स्टॉक या क्रॉप को पैदा करते हैं और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। ब्रांचेज में सबसे मदर ब्रांच पूछा जाए तो एग्रोनॉमी है। एग्रोज मतलब होता है फील्ड और नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फील्ड को ही क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी के अंदर बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स को पढ़ते हैं, जिसमें फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप, ऑयल सीड, शुगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी स्टडी की जाती है। और ये ग्रीक वर्ड है। मदर ब्रांच पूछ लिया जाए तो एग्रोनॉमी ही बताना है भाई, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये आया हुआ है, मदर ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर इज, स्टार लगा के लिखने एग्रोनॉमी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब नेक्स्ट जो ब्रांच आने वाली है उसका नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलके बना। हॉर्टस मतलब क्या होता है भाई? गार्डन। और कल्चर मतलब ग्रोइंग या कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। गार्डन क्रॉप की कल्टीवेशन करना क्या कहता है? कहलाता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है सर। हॉर्टिकल्चर में हम किसके बारे में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे सर? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मसाले, जो स्पाइसेस होते हैं, बीवरेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच of agriculture in which we study about the fruits, vegetables, spices, beverages, etc. etc. और hortus का मतलब होता है गार्डन और कल्चर मतलब होता है ग्रोविंग। ग्रोविंग ऑफ गार्डन या कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। तो नेक्स्ट ब्रांच जो आ रही, सेकंड ब्रांच, उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो भाई। सेकंड ब्रांच का नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और ये एक लैटिन वर्ड है भाई। हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड।
लैटिन वर्ड है भाई हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टस मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। हॉर्टस मतलब होता है गार्डन, और कल्चर मतलब, कल्चर मतलब ग्रोविंग या कल्टीवेशन ही की बात है। तो दोनों को मिला के अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। अरे कोई डाउट है क्या? मैं आज तुम्हें ये नहीं, एग्रोनॉमी बहुत डिटेल में बहुत बड़ी चीज़ है, हॉर्टिकल्चर बहुत बड़ी चीज़, मैं तो ब्रांचेस बता रहा हूँ बस एग्रीकल्चर की कौन कौन सी है और इनको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, बस इतना ही बता रहे हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक लेक्चर आएंगे, एक एक दो घंटे के एग्रोनॉमी पे, हॉर्टिकल्चर पे, इन पे सभी पे आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। गार्डन और ग्रोविंग या कल्टीवेट करना गार्डन को, लैटिन वर्ड है, ठीक है। अब सर स्टडी किस किस की जाएगी इन हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, मसाले, बिवरेजेस जो लिक्विड पीने के लिए तैयार किया जाता है, इनकी सब की स्टडी की जाती है और इनके बारे में ही पढ़ा जाता है और इनको तैयार किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हो गए, फ्लावर यहाँ बिवरेजेस फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, फ्लावर्स भी इसमें आते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। हॉर्टिकल्चर भी एक सेकंड मेन ब्रांच है किसकी? एग्रीकल्चर की। इसके बाद आती फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच कौन सी है? फॉरेस्ट्री। सर ये क्या होता है? फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनका ग्रोइंग सीजन मोर देन टू ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, जो पेरिनियल प्लांट कहलाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, फ्रूट के बड़े पौधे हो गए, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, ऐसे बड़े बड़े पेड़ पौधों को उगाना फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करना तो लिखेंगे, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और पेरिनियल प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? लकड़ी के लिए, वुड के लिए, टिम्बर के लिए, और जो फ्रूट्स के लिए, या फिर रबर के लिए, उद्योग चलाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के लिए इनको तैयार किया जाता है फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरिनियल प्लांट्स फॉर टिम्बर, रबर, वुड एक्सेट्रा एंड रॉ मटेरियल फॉर द लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में लिखेंगे। इट deals with the production of large scale perennial plants for their wood, timber, rubber etc. and for raw material for many industries, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए हम लकड़ियों का और इनको प्लांट्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो ये फॉरेस्ट्री के अंदर आ गया। और फॉरेस्ट का अगर बात पूछ ली जाए, फॉरेस्ट कितने परसेंट है इंडिया में? तो 1.5% ही फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में फॉरेस्ट की बात करें तो कितने हैं?
1.5%, ये याद रखने का एक के नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ये बहुत बार। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो ब्रांच है बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है, फोर्थ ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री, और उसके बहुत सारे पार्ट होंगे, खुद के ही 5-6 पार्ट हैं, तो उनको पढ़ रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करें, इसको रफ कर देता हूँ और फिर आगे लिखते हैं। जल्दी लिख लिया भाई, तो रफ कर दें इसको। हाँ दिखाई दे रहा ना सभी को, बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा, रफ कर देते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री, जो कि फोर्थ ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की। नंबर वाइज याद करने की जरूरत नहीं है रे, कोई भी आगे पीछे याद कर सकते हो, परंतु हाँ ब्रांचेज सारी याद रहनी चाहिए और इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट आ रही है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है सर, एनिमल्स को पालतू बनाना सर, अपने फ़ायदे के लिए, अपने किसानों को, इंसान को अपने फ़ायदे के लिए जो पशुओं को पालतू बना लेता है उसी को एनिमल हस्बेंड्री में लेते हैं सर हम सब। पशु हो गए, बकरियाँ होगी, भेड़ होगी, मुर्गियाँ होगी, जो भी जीव जंतुओं को पालतू बनाना सभी क्या कहलाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं सर। एनिमल हस्बेंड्री है क्या सर, डिटेल में बताओ। एक ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की, जो कि ब्रीडिंग करवाती है, मैनेजमेंट करती है, केयर करती है डोमेस्टिक एनिमल्स की। उसमें लाइव स्टॉक जो 15% इंडिया का वो सारा आता है, उसमें कैटल्स जितने भी, भेड़ बकरियां, गायें बकरी भेड़ मछलियां मुर्गियां, सभी का पालन क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। और इसका एम क्या है, एम है एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करना, जैसे कि मिल्क का, एग का, मीट का, वूल का, लेदर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका सबका यूज करना ही इसका एम है। और ह्यूमन की लाइफ को आसान बनाना एनिमल हस्बेंड्री का काम है। और एनिमल हस्बेंड्री की ब्रांचेज होती है, जैसे डेयरी फार्मिंग होगी, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, एपीकल्चर होगी, पिस्सीकल्चर होगी, सेरीकल्चर होगी, ये सभी किसकी ब्रांच है, एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करते हैं, फोर्थ ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फोर्थ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द ब्रीडिंग, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ domestic animal including livestock like cattle, buffaloes, sheep, goat, cow, poultry, fishes, ducks, geese, turkey, सभी को पालतू बना लेना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो लिखेंगे इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which we deals with the breeding of and management of domestic animals like cows, buffalo, goat, camel, sheep, पोल्ट्री में यहाँ पे आ जाएंगे मुर्गियाँ, आ जाएंगी चिकन आ जाएंगी, टर्की, गीज, ये बर्ड होते हैं भाई, ये सभी बर्ड हैं, टर्की, गीज, पोल्ट्री, शीप, कैमल, गोट, बफेलो, ठीक है, ये सभी आ गए इसमें एपीकल्चर भी, हनी भी आ गई, हनी भी इसी के अंदर आती है, सेरिकल्चर में सिल्कवर्म भी इसी में आएगा, फिशेज आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब को पालतू बनाना, डोमेस्टिक करना, मैनेज करना, इनकी ब्रीडिंग करवाना, ये सब किसके अंदर आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। ठीक है, और जो लाइव स्टॉक है एनिमल ब्रीडिंग में, इंडिया का जो लाइव स्टॉक है, टोटल जो वर्ल्ड का लाइव स्टॉक है ना, 70% इंडिया और चाइना कवर करते हैं, पूरे वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक है और इंडिया और चाइना मिलके कवर करते हैं।
ठीक है। और इंडिया के अंदर इसका जो परसेंटेज है वो 15% है। लाइव स्टॉक का अगर बात करें इंडिया के अंदर तो 15% है इंडिया, ठीक है भाई। 15% लाइव स्टॉक क्या होता है सर? जितने भी एनिमल्स हैं, जो जिंदा प्राणी जो कि ह्यूमन के लिए ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट्स देते हैं, दूध, मीट, मिल्क, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, एग वगैरह वगैरह दें, उनको लाइव स्टॉक में रखते हैं। कैटल्स बीटल्स सभी आते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। एम क्या है सर एनिमल हस्बेंड्री का? एम क्या है, गोल क्या है इसका? एम या गोल क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? सर इसका एम या गोल है इंश्योर द एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट सच एज मीट, एग, मिल्क, वूल, लेदर एक्सेट्रा। टू इंश्योर द एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल production of animal products like meat, egg, milk, leather, हनी हो गया, लेदर हो गया, और क्या क्या हो सकता है? वूल हो सकती है, वूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना, और सिल्क हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, इनको सबका यूज करना ही इसका एम है। और ह्यूमन की लाइफ को आसान बनाना एनिमल हस्बेंड्री का एक बहुत ही बड़ा एम है। एफिशिएंट मात्रा में सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना एनिमल प्रोडक्ट जैसे मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, लेदर हो गया, हनी हो गया, वूल होगी, सिल्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको पैदा करना ही इनका सबसे बड़ा एम है, ठीक है सर। टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की भी ब्रांचेज है भाई। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? रेयरिंग, पालतू बनाना एनिमल्स लाइक काऊ और बफेलो फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए काऊ और बफेलो को पालना डेयरी फार्मिंग कहलाता है। डेयरी फार्मिंग में आ गया पहला। दूसरा सर पोल्ट्री फार्मिंग होती है। पहले डेयरी फार्मिंग समझ में आ गया, गाय और भैंसों को पालतू बनाना दूध के लिए, डेयरी फार्मिंग फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग होती है रेजिंग मतलब पालतू बनाना, किसको? चिकन्स को, डक्स को, गीज को, टर्की को। ये बर्ड्स हैं, बतख होगी, मुर्गियां होगी, गीज हो गया, टर्की हो गया, इन बर्ड्स को पालतू बनाना फॉर देयर एग्स एंड मीट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। सेकंड पोल्ट्री फार्मिंग होगी। थर्ड है फिशरी। फिशरी में होता है राइजिंग ऑफ फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स को फॉर देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स के लिए और उनके मीट के लिए इनको पैदा किया जाए, तो इसको फूड के लिए इसको फिशरी या पिस्सीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर देयर प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, या फिर हनी के लिए इनको पैदा किया जाए, उसको एपीकल्चर कहते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ आ गई वो सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। तो ये 5 ब्रांचेज है इसके अंदर आती हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं ब्रांचेज की। ब्रांचेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो फर्स्ट ब्रांच है उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। फर्स्ट ब्रांच क्या बताई रहे मैंने? डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं, चलो डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग है सर। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है? रेजिंग ऑफ एनिमल्स लाइक काऊ एंड बफेलो फॉर देयर मिल्क। रेजिंग ऑफ काऊ एंड buffalo for their milk is known as dairy farming। एनिमल्स में और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं काऊ और बफेलो ही हो, बकरियां भी हो सकती है, भेड़ भी हो सकती है। डेयरी फार्मिंग में ये भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं। मैंने तो 2 एग्जांपल दिए। अब नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। सेकंड जो नंबर पे आती है पोल्ट्री।
पोल्ट्री फार्मिंग में किसकी रेजिंग की जाएगी? डक्स की, चिकन्स की, गीज की, टर्की की, इनकी रेजिंग किया जाएगा। रेजिंग ऑफ चिकन्स, डक्स लिखेंगे, रेजिंग ऑफ चिकन्स, डक्स, geese, turkey for their eggs and meat is known as poultry farming. पोल्ट्री फार्मिंग में लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा वहम हो चुका है कि पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन का नहीं, बतख भी हो सकती है, गीज भी हो सकते हैं, टर्की भी हो सकते हैं, शुतुरमुर्ग भी हो सकते हैं भैया रे, ठीक है। ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं वो भी पोल्ट्री फार्मिंग में ही आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स जो पालतू बनाए जाए, उनके एग्स को और उनके मीट को यूज़ किया जाए, वो सभी किस में आते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं, ध्यान रहे। सारे बर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, बर्ड्स जो अंडे के लिए या मीट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, वो सभी पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। नेक्स्ट है फिशरी या पिस्सी कल्चर भी कह सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट है भैया। फिशरीज हो गया, फिशरीज, या फिर इसको पिस्सी कल्चर भी कहते हैं। मछलियों के लिए, ठीक है, सिर्फ मछलियाँ हो तो पिस्सी कल्चर कहलाता है। फिशरीज में एनिमल भी आ जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी, सिर्फ मछलियाँ हो तो पिस्सी कल्चर कहलाता है, ठीक है भाई। अब क्या कहेंगे? रेजिंग ऑफ फिशेज, मैं फिशरी की बात कर रहा हूँ, रेजिंग ऑफ फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स, इज नोन एज फिशरी। ठीक है भाई, फिशरीज आया समझ मेरे सभी को? फिशरीज क्या होता है? स्पेलिंग में गड़बड़ करती हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। फिशरीज, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? डेयरी फार्मिंग होता है, काऊ, भैंस, बकरियाँ, भेड़, इनको पालतू बनाना। पोल्ट्री में जितने बर्ड्स जो मीट के लिए और अंडे के लिए यूज़ हों। फिशरी में मछलियाँ या एक्वेटिक एनिमल्स सभी को पालतू बनाना फिशरी कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट है कह रहे किसी को? नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे तो नहीं आएगा, अब इसको रफ करना पड़ेगा। फोर्थ और फिफ्थ ब्रांचेज हैं इसकी, उनको पढ़ लेते हैं। डेयरी फार्मिंग के बाद आ गया था पोल्ट्री, पोल्ट्री के बाद फिशरी, अब आ गया एपीकल्चर और सेरीकल्चर, दो ब्रांचेज और बाकी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जाता है एपीकल्चर बिलोंग्स टू। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन, हनी बी का प्रोडक्शन को पालतू बनाना। किसके लिए? हनी के लिए या उसके प्रोडक्ट्स के लिए, हनी बी से मिलने वाले प्रोडक्ट्स। जैसे देखिए अभी फोर्थ जो ब्रांच है वो क्या है एनिमल हस्बेंड्री की? वो क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब होता है रेजिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स के लिए इनको पालतू बनाना क्या कहलाता है? रेजिंग ऑफ हनी बीज फॉर रेजिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी एंड वैक्स। Wax is known as एपीकल्चर। इसको एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। एपीकल्चर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एपीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, फिशरी क्या, इनको एक एक घंटे के लेक्चर हैं ये पूरे। पर फिलहाल तो अभी हम ये बता रहे हैं एपीकल्चर का मतलब क्या है, डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या, पोल्ट्री का मतलब क्या, फिशरी का मतलब क्या। आज सिर्फ ब्रांचेस डिस्कस हो रही हैं, इनकी फुल डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट आते ही जाएंगी, ठीक है। तो अब फिफ्थ बात कर रहे हैं किसकी हम? सेरीकल्चर की। नेक्स्ट और फिफ्थ बात किसकी चल रही है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क के लिए, सिल्क वॉर्म का को पालतू बनाना। द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर और सिल्क के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है? सिल्क वॉर्म होता है वो मलबेरी के ट्री, जो शहतूत होता है मलबेरी, उसके पत्तों पे जो एक
बॉम्बैक्स में मोरे, बॉम्बैक्स मोरे नाम का एक मोथ होती है, सिल्क मोथ जिसको कहते हैं, वो पत्तों पे फीड करती है और फीड करके कोकोन बनाती है और उस कोकोन में से धागे की क्या की जाती है, रीलिंग की जाती है। मलबेरी के प्लांट पे होता है, कैटरपिलर लार्वा होता है और उसके अंदर से फर्स्ट, अगर हम बात करें सेरिकल्चर में सिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट कंट्री कौन है तो चाइना है। सेकंड कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है वो इंडिया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। रेजिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में अगर बात करी जाए तो अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें, फर्स्ट कंट्री जो सबसे आगे है चाइना, और सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्शन करती कंट्री वो कौन है, इंडिया। ठीक है भाई, फर्स्ट कंट्री कौन है, चाइना, और सेकंड कौन है, इंडिया। और इसके अगर बात करें और भी तो मलबेरी प्लांट होता है, मलबेरी के प्लांट के ऊपर प्रोडक्शन होता है। और मलबेरी के ऊपर एक जो मोथ होती है, सिल्क मोथ, उसका नाम क्या है, सिल्क मोथ, बॉम्बैक्स मोरी। और जो मलबेरी प्लांट्स के प्रोडक्शन को हम मोरिकल्चर भी कहते हैं, स्टार लगा के अलग से लिख दें, मोरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी प्लांट्स के प्रोडक्शन को हम मोरिकल्चर कहते हैं, ये भी ध्यान रहे। बॉम्बैक्स मोरी नाम का जो मोथ है उससे हमें हेल्प मिलती है सिल्क को बनाने में। ठीक है भाई, और जो मलबेरी प्लांट होता है उस पर कैटरपिलर लार्वा होता है, कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिक सिल्क मोथ, वो बना के देता हमें। क्या ये सिल्क मोथ खुद बनाती है, नहीं, इसका कैटरपिलर लार्वा का नाम कैटरपिलर लार्वा होता है, किसका, बॉम्बैक्स मोरी का। और ये हमें क्या देता है, सिल्क बना के देता है। कैसे करता है, इसकी 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं। जो मोथ होती है या अडल्ट होने में 4 लाइफ स्टेजेस हैं। उन लाइफ स्टेज से गुजरते गुजरते हमें सिल्क का प्रोडक्शन मिलता है। कैसे, वो समझाता हूँ, इनको रफ करके यहीं पे समझा ही देता हूँ। थोड़ी सी देर की तो बात है, समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, क्या होता है। कैटरपिलर लार्वा होता है ना, सबसे पहले एक अडल्ट मोथ आएगी, वो अंडे दे के चली जाती है, अपने अंडे देती है किसके ऊपर, शहतूत का जो मलबेरी का लीफ होता है उसके ऊपर अपने अंडे को छोड़ के चली जाती है। और वो अंडा धीरे धीरे लार्वा बनता है, बड़ा होता है। और वो लार्वा धीरे धीरे क्या करने लगता है, उसको पत्ते को खाता रहता है। और पत्ते को खाते खाते एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है जिसका नाम होता है प्यूपा। और अपने चारों तरफ कवरिंग बनाने लगता है। और कवरिंग बना के जो चीज़ बनती है गोल, उसको कहते हैं कोकून। क्या बना लेता है, कोकून बना लेता है। और उसके अंदर धागा रील की तरह फोल्ड होता रहता है, बहुत ज़्यादा फोल्ड होके अंदर ही रहता है, बहुत बड़ा धागा, और कोकून बन जाता है। फिर उस कोकून में से फिर से क्या निकलता है, उसको तोड़ के अडल्ट निकलता है। और वो रीलिंग, जो धागा है उसको खींच के निकाला जाए तो रीलिंग कहते हैं। उसको निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग। बहुत लंबा धागा निकलता है और उसके अंदर से अडल्ट निकलता है। फिर से वो अंडे देता है, फिर वो लार्वा बनता है, लार्वा अडल्ट होकर प्यूपा बनता है। प्यूपा अपने चारों तरफ कवरिंग करता है, कवरिंग करके कुकून बनाता है, और कुकून में से वो धागा निकलता है और वो अडल्ट निकलता है। ठीक है, तो देखिए क्या है लाइफ साइकिल, देख लो इसकी। लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल और बॉम्बैक्स मेरी, सबसे पहले क्या होता है, एक लीफ है, ठीक, एक मोथ आती है, मेरे को बनाना ऐसा ही आता है बस।
ये है बॉम्बेक्स मोरे, हमारे लिए क्या है, बॉम्बेक्स मोरे, ये अडल्ट है, ठीक है। इस अडल्ट ने यहाँ पे आके इस पे एग दे दिए, क्या दे दिए रे, एग, इनको क्या कहेंगे, एग है इसके एग, और ये फिर अडल्ट और बड़ा होके क्या बनेंगे, लार्वा बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे रे, लार्वा, इनको कहेंगे लार्वा। लार्वा फिर बनेगा कैटरपिलर, पूरा जो कैटरपिलर बनता है ना वो ऐसा दिखाई देता है, उसके पंख नहीं होते। ठीक है, इसका नाम है कैटरपिलर, ठीक है। और ये कैटरपिलर फिर प्यूपा स्टेज में जाता है, फोल्ड होके अंदर ही अंदर कोकून बना लेता है। कुकून, इसको कुकून कहते हैं, इसके अंदर प्यूपा है, और वो प्यूपा फिर नेक्स्ट स्टेज में अडल्ट होके निकलता है। तो 4 लाइफ स्टेजेज होगी। फर्स्ट लाइफ स्टेज की बात करें तो ये एग है, फर्स्ट की बात करें तो एग, सेकंड की बात करें तो लार्वा स्टेज, थर्ड की बात करें तो प्यूपा या कैटरपिलर, लार्वा ही है कैटरपिलर, ये लार्वा ही है, यहाँ तक ये लार्वा ही है, और ये फोर्थ अडल्ट। ये 4 स्टेज के अंदर 4 लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी नाम की जो सिल्क मोथ है उसकी 4 लाइफ स्टेजेस होती है। उसके दौरान जो कुकून होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्यूपा कौन सी स्टेज में मिलता है, कुकून के अंदर होता है, और इसके अंदर से जो धागा निकलता है ना, वो धागा, इसको रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रीलिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सभी को, रीलिंग क्या होता है, तो रीलिंग कर लेंगे इसकी, रीलिंग, धागा निकल जाएगा, ठीक है भाई, ये समझ में आया। तो ये सारी स्टेजेस हैं जो कि क्या क्या करते हैं हम सेरिकल्चर के अंदर। और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की जो 5 ब्रांचेज थी, कौन कौन सी 5 थी, दोबारा सुनाओ। डेयरी फार्मिंग, सर गाय भैंस बकरी भेड़ इनको पालतू दूध के लिए बनाना, डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, सर जितने भी बर्ड्स जो अंडे और मीट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि डक्स, बतख होगी, मुर्गियाँ होगी, चिकन्स हो गए, और गीज हो गए, टर्की हो गए, ये सारे के पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं सर। नेक्स्ट आपने फिशरी या पिस्सीकल्चर बताया, मछलियाँ या एक्वेटिक एनिमल्स को अपने फायदे के लिए पालतू बनाना है मीट के लिए, इनको कहते हैं फिशरी सर। फिर एपीकल्चर आया, एपीकल्चर में आपने बताया कि मधुमक्खी पालन करना होता है शहद और वैक्स के लिए, हनी और वैक्स के लिए। फिर आपने सेरिकल्चर बताया सर 5th नंबर पे सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में होता है सिल्क मोथ को पैदा करना, किसके लिए, सिल्क के लिए। चाइना फर्स्ट कंट्री है, सेकंड इंडिया है सर। मलबेरी प्लांट के ऊपर सिल्क मोथ होता है, बॉम्बेक्स मोरी, वो उसको खा खा के बड़ा होता है। और फिर ये कैटरपिलर लार्वा की ये स्टेजेस होती हैं 5, और इससे चलता है मोरिकल्चर। अलग से बताया आपने, मलबेरी प्लांट्स की को प्रोडक्शन को हम मोरिकल्चर कहते हैं। ये सारा हो गया सर। इस तरह से हमने एनिमल हस्बेंड्री 4th जो ब्रांच थी एग्रीकल्चर की वहाँ तक पढ़ लिया। आप 5th ब्रांच की तरफ जा रहे हैं सर। ये 4 ब्रांचेज होगी किसकी रे, इसके एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ हमने 4 ब्रांचेज पढ़ ली हैं एग्रीकल्चर की। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, ये रफ कर दिया जाए, लिख लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते रहें, पढ़ते रहें, बहुत अच्छे। देखिए तो नेक्स्ट ब्रांच का नाम है, देखो मैंने ब्रांचेज में फिशरी अलग से बताया था किसके अंदर, एनिमल हस्बेंड्री में। और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा एग्रीकल्चर की भी ब्रांच है क्या, फिशरी साइंस, जिसका नाम है फिशरी साइंस। 5th जो हमारे पास जो ब्रांच आ रही है, एग्रीकल्चर की ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है 5th वो है फिशरी साइंस, फिशरी साइंस 5th ब्रांच फिशरी साइंस। फिशरी साइंस क्या होती है, ये वही रेयरिंग ऑफ मैराइन या इनलैंड फिशेज को, चाहे समुद्री हो चाहे फ्रेश वाटर इनलैंड जिनको कहते हैं, फ्रेश वाटर की या समुद्री नमकीन पानी की जितनी भी टाइप की फिशेज हैं, इंक्लूडिंग श्रिम्प्स हो गए, क्रैब्स हो गए, केकड़े झींगे, इनको भी साथ में प्रांस, इनको भी ले लिया जाए तो वो फिशरी साइंस कहलाती है। देखिए क्या लिखेंगे, रेयरिंग ऑफ
ऑफ मैराइन समुद्री मैराइन एंड इनलैंड फिशेस इंक्लूडिंग क्या क्या, श्रिम्प्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, इन सब को भी साथ में ले सकते हैं। इंक्लूडिंग श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा, मोलस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको इंक्लूड करके जो साइंस बनाएगी वो रेयरिंग, पालतू बनाना मैराइन या इनलैंड फ्रेश वाटर की फिशेज हो, चाहे समुद्री पानी की हो, चाहे वो श्रिम्प हो, प्रांस हो, क्रैब्स हो, सबको पालतू बनाना क्या कहलाता है, फिशरी साइंस, अपने फायदे के लिए फिशरी साइंस होती है। अब मैराइन फिशेज कौन सी है और इनलैंड फिशेज कौन सी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। मैराइन फिशेज, मैराइन फिशेज, मैराइन फिशेज के लिए सर कोई ट्रिक है क्या मैराइन फिशेज की? बिल्कुल है मैराइन फिशेज की। कहानी सुनो, मैं कहानियों से याद कराता हूँ। मैराइन फिशेज की यहाँ पे बता देता हूँ और इनलैंड फिशेज की यहाँ बता देता हूँ। इनलैंड या फ्रेश वाटर, इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश, देखता रहे, कहानी सुन, अपने आप समझ में आएगी सारी बातें। मैराइन कौन कौन सी है और इनलैंड कौन सी है। देख भाई, पहले फ्रेश वाटर वाली बता देता हूँ तुम्हें, कहानी याद करना मेरे साथ साथ। फ्रेश रोटी और मछली, फ्रेश रोटी एंड मछली, मछली, फ्रेश रोटी एंड मछली। कैट ने, बिल्ली ने, कैट ने कार में बैठकर खाई, कार में बैठकर खाई, बिल्ली ने क्या क्या, फ्रेश, फ्रेश मतलब फ्रेश वाटर, याद रह जाएगा तुम्हें, फ्रेश वाटर मैं लिख देता हूँ साथ साथ। फ्रेश का मतलब यहाँ फ्रेश वाटर से है, फ्रेश वाटर की फिशेज की बात है, फ्रेश वाटर फिश की बात चल रही है, ठीक है सर। रोटी मतलब रोहू नाम की मछली, और मृगल मछली, मैरीगल। कैट, कैटफिश नहीं, कैटल्हा। कार, कॉमन कार्प्स, कार। तो ये सारी मछलियां जो होती है फ्रेश वाटर की, रोहू, मृगल, कटला और कॉमन कार्प, ये एग्जांपल है। फ्रेश रोटी और मछली, बिल्ली ने, कैट ने, कटला ने, कार में कॉमन कार्प। याद हो गया भाई, रोटी से रोहू याद आ गया, मछली से मृगल याद आ गया, कैट से कटला याद आ गया, कार में मतलब कार्प याद आ गया। तो फ्रेश वाटर में जो मछलियाँ हैं ये चार याद रखनी है जो खाने लायक, एडिबल फिशेज की बातें चल रही है। दुनिया में बहुत मछलियाँ हैं भाई, ऐसे तो हम वो मछलियाँ बात कर रहे हैं जो इंडिया में खाई जाती है और फ्रेश वाटर में रहती है, रोहू, मृगल, कटला और कॉमन कार्प। और ट्रिक क्या याद रखेंगे, फ्रेश रोटी एंड मछली, बिल्ली ने, कैट ने, कटला ने कार में कार्प बैठकर खाई, ठीक है सर। ऐसे मैराइन की भी कोई ट्रिक बता दो सर, मैराइन याद रह जाए हमें। खाने वाली फ्रेश वाटर में इडेबल फिशेज हैं ये, और ये मैराइन वाटर में इडेबल फिशेज। वैसे तो लाखों मछलियां हैं फ्रेश में भी और मैराइन में भी, दोनों में, पर हमें वही याद रखनी जो हमारे एग्जाम में आ रही इडेबल मछलियाँ ही पूछी जाती है, यही पूछते चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं सर, मैराइन फिशेज की और ट्रिक बता दो। मैराइन समुद्र के पास हील है, याद रखेंगे, कहानी क्या याद रखोगे, समुंदर के पास एक हील है, एक पहाड़ी है, हील, ठीक है, हील है, पहाड़ी है। मैं बताऊंगा कैसे याद रखनी है। एक पहाड़ी है भाई, ठीक है, वहाँ पोम नाम का लड़का, वहाँ पोम नाम क्या है लड़के का, पोम नाम का लड़का, पोम नाम का एक लड़का है। सारा दिन लोगों को, लड़का सारा दिन लोगों के साथ मक्कारी करता है, मक्कारी करता है। देखो सारे एग्जाम्पल याद हो गए भाई, कैसे। समुंदर से तो याद हो गया सर मैराइन, आप बताते चलो क्या क्या बन गया।
समुंदर है, समुंदर से तो हो गया मैराइन फिशेज सर, समुंदर नमकीन पानी होता है, मैराइन फिश की बात चल रही सर, ठीक है। हिल से हिल्सा नाम की मछली सर, हिल्सा मैराइन समुद्र में रहने वाली। पोम नाम का लड़का तो पोमफर्ट, पोमफर्ट्स फिश याद होगी, पोमफर्ट, हिल्सा याद होगी, पोमफर्ट याद होगी। सारा दिन, सारा दिन सैरडीन, सारडीन याद होगी सर, सारडीन। लोगों के साथ मक्कारी, मक्कारी, मैकेरल, मक्कारी करता मतलब भाई कौन सी मछली होगी रे, मैकेरल, कौन सी, मैकेरल, ठीक है भाई, याद हो जाएंगी सारी की सारी मछलियाँ, एक्वेटिक मछलियाँ। अब देखो समुद्र में तो मैराइन याद हो गया हमें, समुद्र में क्या याद हो गया, मैराइन याद हो गया सर, और सारा दिन से सार्डिन याद हो गया, हील है तो हिल्सा याद हो गया, और मक्कारी से मैकेरल याद हो गया सर, मैकेरल, मैकेरल नाम की मछली होगी। हिल्सा, पोमफर्ट, सार्डिन और मैकेरल, ये चार मछलियां, और यहाँ भी चार याद रखनी, रोहू, मृगल, कटला और कॉमन कार्प। ये एग्जांपल याद सर। एक मछली मैंने यहाँ भी देखी और यहाँ भी देखी जिसका नाम है सालमोन, सालमोन, देख भाई उसका भी इलाज कर देते हैं, सालमोन का भी। एक फिश का नाम है सालमोन, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सालमोन फिश। ना ही तो ये मैराइन और ना ही ये एक्वेटिक, ये दोनों वाटर में रह सकती है। कैन लाइव इन बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, कैन लाइव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, दोनों में रह सकती है सालमोन फिश। तो याद कैसे रहे सर, मेरे को ये एक कहानी याद रख। मेरा साला चोर है, मेरा साला चोर है, चोर है, अब चोरी कर ली तो वो मौन रहेगा, अब वह मौन रहता है, मौन रहता है, ना उधर जाने लायक रहा, ना उधर, ना फ्रेश में ना मैराइन में, क्योंकि चोर है। मेरा साला, साला मौन, साला मौन, याद कैसे रखेंगे, साला है मौन, मौन रहना पड़ेगा, बोल नहीं सकता क्योंकि चोर है ना, चोरी करने वाले कभी बोल थोड़े नहीं सकते। साला मौन, साला मौन। कैन लाइव इन बोथ, अब दोनों जगह रहना पड़ता है बेचारे को मजबूरी में। कैन लाइव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन, ये दोनों जगह रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी, सलामोन नाम की फिश। तो याद रहेंगी सारी ट्रिक्स। फिशरी साइंस जो 5th ब्रांच है एग्रीकल्चर की, उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया राइजिंग करते हैं, पालतू बनाते हैं मछलियों को, चाहे वो मैराइन हो, चाहे इनलैंड फ्रेश वाटर की हो, चाहे समुद्री हो, और उसमें प्रांस, श्रिम्प, क्रैब सबको पालते हैं। मैराइन फिशेज को याद करने की ट्रिक क्या थी, समुद्र के पास एक हील और वहाँ पे पोम नामक लड़का सारा दिन लोगों के साथ मक्कारी करता है। समुद्र मैराइन हो गया, हील मतलब हिल्सा हो गया, पोम मतलब पोमफर्ट हो गया, सारा दिन मतलब सार्डिन हो गया, मक्कारी मतलब मैकार्ल हो गया। इनलैंड फिशेज को, फ्रेश वाटर को याद रखने का कारण, फ्रेश रोटी और मछली खा कैट ने कार में बैठ कर खाई। फ्रेश मतलब फ्रेश वाटर फिशेज, रोटी मतलब रोहू, मछली मतलब मृगल, कैट मतलब कटला, और कार में कार्प, कॉमन कार्प, याद होगी। और ये तो सबसे खतरनाक ही है, सालामोन, साला अब रहता मोन बेचारे ने कर रखी चोरी, चोर कभी बोलता ही नहीं इसलिए सालामोन है। सालामोन है तो कहीं भी रहे फ्रेश में या मैराइन में, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, चोरों की कोई लाइफ है नहीं होती, ठीक है। तो सालामोन, इस तरह से ये ट्रिक भी हमें याद होगी। अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, इससे आगे लिखते हैं जल्दी से। एग्रीकल्चर की जो 6th ब्रांच है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती क्या सर, ये वो होती है जिसमें मशीनरीज के बारे में, मशीनरी के बारे में, फार्म मशीनरी फॉर फील्ड प्रिपरेशन। भाई जो हमारी जो लैंड है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, कल्टीवेटर, हैरो हो या प्लो, जिनकी भी ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में स्टडी करना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है सर। हमें कस्सी की ज़रूरत है, हमें हो की ज़रूरत है, हमें प्लो हल की ज़रूरत है, कल्टीवेटर की ज़रूरत है, हैरो की ज़रूरत है, उन सब की वो तो प्रिपरेशन के लिए होगी। और उसके बाद वो प्रिपेयर होने के बाद हार्वेस्टिंग करना, पोस्ट हार्वेस्टिंग करना, उसको घरों पे अनाज को इकट्ठा करना, कंबाइन चलाना, थ्रेसरिंग या कंबाइन का यूज़ करना, ये सभी किस में आते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आते हैं। और इसी के अंदर वाटर और सॉइल कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाता है। जो हम स्प्रे वगैरह जो भी फर्टिलाइजर्स डालते हैं या फिर स्प्रे करते हैं उनसे बचा, सॉइल और वाटर का कंजर्व भी किया जाए, उनको पोल्यूट
म्यूट न किया जाए, इस पे भी ध्यान दिया जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द ब्रांच इन विच वी डील्स अबाउट द मशीनरी फॉर फील्ड प्रिपरेशन। इंटरकल्टिवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग होगी, पोस्ट हार्वेस्टिंग होगी, प्रोसेस इंक्लूडिंग द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग एंड बायो एनर्जी, जीवों को बचाना, लाइफ को, एनर्जी को बचाए रखना, इस पे भी डील करते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डील्स विद द फार्म मशीनरी फॉर फील्ड प्रिपरेशन, इंटरकल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो फसल तैयार होने के बाद उसको कटाई करना, पोस्ट हार्वेस्टिंग उसके दाने जो अनाज है उसको अलग करना, प्रोसेसिंग इंक्लूड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करना, इंजीनियरिंग एंड बायो एनर्जी, ये सब किस में आता है रे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है सर। अब आगे होम साइंस के बारे में सभी को पता है, जितनी भी साइंस है उसकी जो एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट बन गए, उनको बनाना, प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ें, खाना बनाना सीखना, ये सब किस में आता है, होम साइंस में आता है। तो हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट उनको यूटिलाइज करना बेटर मैनर में इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ताकि हमें न्यूट्रिशन मिले, इंक्लूडिंग द वैल्यू एडिशन, ताकि इनमें वैल्यू ऐड की जाए, और फूड प्रिपरेशन इसमें किया जाता है। देखिए लिखा है डील्स विद एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट बने हैं उनका यूटिलाइजेशन, यूज करना बेटर मैनर में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ताकि उनसे न्यूट्रिशन मिले, इंक्लूडिंग द वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रिपरेशन, ताकि फूड प्रिपरेशन हो सके और उनमें अच्छी वैल्यू ऐड की जाए। अब है ना, एक कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में, एक वर्ड आता है एक्वाकल्चर या एक्वा फार्मिंग भी कहते हैं, और दूसरा आता है पिस्सीकल्चर। इनमें डिफरेंस क्या है सर? तो देखिए भाई, एक होता है पिस्सीकल्चर, देख लें अब इनमें डिफरेंस, पिस्सीकल्चर, और दूसरा क्या बोल रहे हो आप, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, या इसको एक्वा फार्मिंग भी कहते हैं। एक्वा मतलब वाटर होता है, फार्मिंग पानी के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब इनमें डिफरेंस क्या है। ये होता है रेयरिंग ऑफ फिशेस, चाहे वो मैराइन हो और इनलैंड फिशेस, इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर, कौन सी भी हो, फॉर फूड, खाने के लिए जो मछलियां तैयार की जाती है उसको पिस्सीकल्चर कहते हैं। ठीक है सर। और एक्वाकल्चर में क्या होता है भाई, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, एक्वाटिक प्लांट, एनिमल, सबको, जितनी भी, सिर्फ मछलियां नहीं, उसमें प्रांस आ सकते हैं, क्रैब आ सकते हैं, श्रिम्प्स आ सकते हैं, मोलस्क आ सकते हैं, झींगे आ सकते हैं, केकड़े आ सकते हैं, सब किस में आएंगे, एक्वाकल्चर में। तो ऑफ एक्वाटिक एनिमल लिख देता हूँ, एक्वाटिक एनिमल, पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज होगी, क्रैब्स हो गए, केकड़े, प्रॉन्स हो गए, श्रिम्प्स हो गई, मोलस्क हो गए, एक्सेट्रा, प्लस एक्वाटिक एनिमल भी आएंगे, एक्वाटिक प्लांट्स भी आएंगे, प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली हो गया, वाटर लिली, लोटस हो गया, सिंगाड़ा हो गया, जोट्रापा हो गया, सिंगाड़ा हो गया, सिंगाड़े को क्या कहते हैं, कैशो नट, वाटर कैशो नट, सॉरी वाटर कैशो नट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो कि पानी के अंदर हों, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जिनका फ़ायदा उठा के मन को बेनिफिट मिले, उसको खाया जा सके, उसको एक्वाकल्चर कहते हैं, एक्वा फार्मिंग कहते हैं। और जबकि सिर्फ मछली पालन को क्या कहते हैं, मछलियाँ पाली जाएँ चाहे वो मैराइन एक्वाटिक हो, उसको पिस्सीकल्चर कहते हैं। ये डिफरेंस है पिस्सीकल्चर और एक्वाकल्चर में, ये डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ मछलियाँ हैं, या कोई भी एनिमल हो सकता है मछलियों के साथ, प्लस में कोई भी एक्वाटिक है प्लांट हो सकता है। सर एक फिशरी होती है, फिशरी में क्या अंतर है, फिशरी के अंदर सिर्फ मछलियाँ नहीं होती, उसमें एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल सारे आ जाते हैं। फिशरी में सिर्फ फिश, पिस्सी मतलब सिर्फ फिश से रिलेटेड वर्ड है ये, सिर्फ और सिर्फ फिश से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, ऐसे ही सर एक और कन्फ्यूजन है मेरे को, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में क्या डिफरेंस है। एग्रीकल्चर देख ले, सुन ले, एग्रीकल्चर का मतलब होता है वो साइंस या वो आर्ट जिसमें हम
क्या करते हैं? अगर मतलब क्या होता है? एगार मतलब क्या होता है? फील्ड और या लैंड की और कल्टीवेशन करना। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज, सॉइल होता ना, अगर मतलब फील्ड का हो या लैंड का हो या सॉइल का हो, उसको कल्टीवेट करने को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल या लैंड इज नोन एज एग्रीकल्चर। पर एग्रीकल्चरल का क्या मतलब होता है सर? एग्रीकल्चरल का मतलब होता है प्रमोट करना, फार्मिंग को प्रमोट करना, लैंड में कल्टीवेशन करने को प्रमोट करने के प्रोसेस को एग्रीकल्चरल कहा जाता है। एग्रीकल्चर तो वो साइंस या आर्ट है जिसमें हम सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं, और उसको प्रमोट करने के प्रोसेस को एग्रीकल्चरल कहा जाता है। ये डिफरेंस है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में। तो इस तरह से हमने ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम हिसार एचयू में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, और इनमें जितनी भी ब्रांचेज इनको डिटेल में एक एक लेक्चर, एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर जो आने वाले हैं उनके लिए तैयार रहें। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।